Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 20th December in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is बंगा बंधु शेख मुजीब प्राइज। तो हम जानेंगे बंगा बंधु शेख मुजीब प्राइज के बारे में। The UNESCO has decided to launch a prize in the field of creative economy in the name of बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो यूनेस्को है उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉन्च करेंगे एक प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी के, जो कि बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पे होगा। स्टार्टिंग नवंबर 2021 द अवार्ड विल बी गिवन अवे वंस इन 2 ईयर फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव ऑफ द यूथ। जो ये प्राइज है वो स्टार्ट किया जाएगा नवंबर 2021 से। ये जो अवार्ड है वो दिया जाएगा वंस इन 2 ईयर पे ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव के लिए यूथ को। This award will create a knowledge sharing mechanism by capturing, celebrating and communicating best practices in the development of creative entrepreneurship. ये जो अवार्ड है वो क्रिएट करेगा एक नॉलेज शेयरिंग मैकेनिज्म को, जो कि कैप्चर करेगा, सेलिब्रेट करेगा और कम्युनिकेट करेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस को, डेवलपमेंट को क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड पे। यूनेस्को हैज डिक्लेयर 2021 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यूनेस्को ने डिक्लेयर किया 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी के तौर पे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। मुजीबुर रहमान, तो हम इनके बारे में जानेंगे। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश 1972 टू 75। वो पहले प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के 1972 से 1975 तक। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बांगा बंधु फ्रेंड ऑफ बंगाल बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश। उनको जो है टाइटल दिया गया है बांगा बंधु का फ्रेंड ऑफ बंगाल बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश के द्वारा। हिज डॉटर शेख हसीना इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और उनके डॉटर शेख हसीना करंट प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोपोनिक एंड इज बेनिफिट। तो हम जानेंगे हाइड्रोपोनिक होता क्या है और उसके बाद उसके क्या बेनिफिट है। हाइड्रोपोनिक इज द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग सॉइल। हाइड्रोपोनिक जो है उसमें हम कल्टीवेट करते हैं प्लांट को बिना यूज करते हुए सॉइल के। हाइड्रोपोनिक फ्लावर्स, हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स आर प्लांटेड इन इनर ग्रोइंग मीडिया एंड सप्लाइड विथ न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन, ऑक्सीजन एंड वाटर। हाइड्रोपोनिक फ्लावर्स, हर्ब्स और वेजिटेबल्स जो है उनको हम प्लांट करते हैं इनर ग्रोइंग मीडिया पे और उसको सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन, ऑक्सीजन एंड वाटर से। दिस सिस्टम फोस्टर रैपिड ग्रोन, स्ट्रॉन्गर यील्ड एंड सुपीरियर क्वालिटी। ये जो सिस्टम है वो फोस्टर करता है रैपिड ग्रोथ को, स्ट्रॉन्गर यील्ड को और सुपीरियर क्वालिटी को। व्हेन अ प्लांट इज ग्रोन इन सॉइल इट रूट्स आर परपेचुअली सर्चिंग फॉर द नेसेसरी न्यूट्रिशन टू सपोर्ट द प्लांट। जब प्लांट ग्रो करता है सॉइल पे तो इसका रूट जो है वो परपेचुअली सर्च करता है नेसेसरी न्यूट्रिशन को, जो कि सपोर्ट करे प्लांट को। इफ अ प्लांट रूट सिस्टम इज एक्सपोर्ट डायरेक्टली टू वाटर एंड न्यूट्रिशन द प्लांट डज नॉट हैव टू एक्सर्ट एनी एनर्जी इन सस्टेनिंग इटसेल्फ। अगर प्लांट का रूट सिस्टम डायरेक्टली एक्सपोज हो वाटर का न्यूट्रिशन के तो प्लांट को जरूरत नहीं है एक्सर्ट करने के लिए कोई एनर्जी उसको सस्टेन करने के लिए। द एनर्जी द रूट वुड हैव एक्सपेंडेड एक्वायरिंग फूड एंड वाटर कैन बी रीडायरेक्टेड इनटू द प्लांट मैच्योरेशन। एज अ रिजल्ट लीफ ग्रोथ फ्लरिशेस एट does the blooming of flowers and fruit। जो एनर्जी होता है रूट का जो कि एक्सपेंड करता है एक्वायर करने के लिए फूड और वाटर को, वो रिडायरेक्ट हो जाता है प्लांट के मैच्योरेशन पे। इस कारण जो है लीफ का ग्रोथ फ्लरिश कर जाता है और इस कारण ब्लूमिंग ऑफ फ्रूट और फ्लावर्स भी फ्लरिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक जो प्लांट को ग्रोथ किया जा रहा है विदाउट द यूज ऑफ सॉइल। अब वाई देयर इज नीड ऑफ हाइड्रोपोनिक, क्यों जरूरत पड़ा है हाइड्रोपोनिक का। प्लांट सस्टेन देमसेल्फ बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस बट दे डू नॉट नीड सॉइल टू फोटोसिंथेसाइज। प्लांट जो है सस्टेन करते हैं खुद को एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के द्वारा, लेकिन सॉइल का जरूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। दे नीड द सॉइल टू सप्लाई देम विद वाटर एंड न्यूट्रिएंट। सॉइल का जरूरत प्लांट को इसलिए पड़ता है क्योंकि सॉइल जो है उनको सप्लाई करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट को। व्हेन द न्यूट्रिएंट आर डिजॉल्व इन वाटर दे कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू द प्लांट रूट सिस्टम बाय फ्लडिंग, मिस्टिंग और इमर्शन। जब न्यूट्रिएंट को डिजॉल्व कर दिया जाएगा वाटर पे तो वो डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है प्लांट के रूट सिस्टम पे फ्लडिंग, मिस्टिंग और इमर्शन के द्वारा। हाइड्रोपोनिक इनोवेशन है प्रूवन डायरेक्ट एक्सपोजर टू न्यूट्रिएंट फिल्ड वाटर कैन बी मोर इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल मेथड ऑफ ग्रोथ देन ट्रेडिशनल इरिगेशन। और जो हाइड्रोपोनिक इनोवेशन है प्रूव किया है डायरेक्ट एक्सपोजर न्यूट्रिएंट फिल्ड वाटर का कि वो मोर इफेक्टिव है, वर्सेटाइल मेथड है ग्रोथ के लिए ट्रेडिशनल इरिगेशन से। वर्किंग जानेंगे हम इसका कि ये किस तरीके से काम करता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम वर्क बाय अलोइंग माइन्यूट कंट्रोल ओवर इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड पीएच बैलेंस एंड मैक्सिमाइज एक्सपोजर टू न्यूट्रिएंट एंड वाटर। जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है वो वर्क करता है अलो करते हुए माइन्यूट कंट्रोल को ओवर इन्वायरमेंटल कंडीशन पर, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पीएच बैलेंस हो गया, और मैक्सिमाइज कर देता है इसका एक्सपोजर न्यूट्रिएंट और वाटर के तरफ। इट एडमिनिस्टर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टेलर टू द सीड नीड ऑफ पार्टिकुलर प्लांट बीइंग ग्रोन। और ये जो है ये एडमिनिस्टर करता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को जो कि टेलर रहता है नीड ऑफ पार्टिकुलर प्लांट जो कि वहां पे ग्रो कर रहा है उसकी तरफ। दे अलो यू टू कंट्रोल एक्जैक्टली हाउ मच लाइट द प्लांट रिसीव एंड फॉर हाउ लॉन्ग। ये अलो करते हैं हमको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ लाइट प्लांट रिसीव करे और कब तक के लिए।
pH level can be monitored and adjusted in a highly customized and controlled environment. Plant growth accelerate. pH level को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और जो हाईली कस्टमाइज्ड और कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है वो मदद करता है प्लांट को ग्रो करने में, एक्सेलरेट करने में। कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोपोनिक, जो हाइड्रोपोनिक मेथड उसका क्या कंपोनेंट है? टू मेंटेन अ फ्लरिशिंग हाइड्रोपोनिक सिस्टम वी नीड टू बिकम एक्वेंटेड विद अ फ्यू कंपोनेंट दैट मेक इट रन इफिशिएंटली। मेंटेन करने के लिए फ्लरिशिंग हाइड्रोपोनिक सिस्टम को हम लोग को जरूरत है कि हम फेमिलियर हो कुछ कंपोनेंट से जो कि इसके रनिंग को इफिशिएंटली कर दे। सबसे पहला है ग्रोइंग मीडिया। तो जो ग्रो करने का जो इसका मीडिया उसके बारे में हम समझे। हाइड्रोपोनिक प्लांट आर often grown in inert media that support the plant weight and anchor its root structure। जो हाइड्रोपोनिक प्लांट है वो ऑफन ग्रो करते हैं इनर्ट मीडिया पे, जो कि सपोर्ट करते हैं प्लांट के वेट को और एंकर करते हैं इसके रूट के स्ट्रक्चर को। ग्रोइंग मीडिया इज द सब्स्टिट्यूट फॉर सॉइल, हाउएवर इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन टू द प्लांट। जो ग्रोइंग मीडिया है वो सब्स्टिट्यूट है सॉइल के लिए, लेकिन ये नहीं प्रोवाइड करता है कोई भी इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन को प्लांट को। Instead, this porous media retain moisture and nutrient from the nutrient solution, which it then deliver to the plant। इसके जगह जो पोरस मीडिया होता है वो रिटेन करता है मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से, जो कि उसके बाद इसको डिलीवर करता है प्लांट को। एयर स्टोन एंड एयर पंप, जो एयर स्टोन और एयर पंप है, plant that are submerged in water can quickly drown if the water is not sufficiently aerated। Air stone disperse tiny bubble of dissolved oxygen throughout your nutrient solution reservoir। प्लांट जो कि सबमर्ज होते हैं वाटर पे वो क्विकली ड्रॉन कर सकते हैं अगर वाटर को नहीं सफिशिएंटली एरिएट किया जाए तो। एयर स्टोन क्या करता है? डिस्पर्स कर देता है टाइनी बबल्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन को थ्रू आउट योर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रिजर्वायर में। This bubble also help evenly distribute the dissolved nutrient in the solution। Air stone do not generate oxygen on their own। ये जो बबल है वो इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिजॉल्व न्यूट्रिएंट को सॉल्यूशन पे। एयर स्टोन जो है ये नहीं जनरेट करता ऑक्सीजन को खुद से। दे नीड टू बी अटैच टू एन एक्सटर्नल एयर पंप वाया ओपेक फूड ग्रेड प्लास्टिक ट्यूबिंग। अब उनको जरूरत है कि हम अटैच करें एक एक्सटर्नल एयर पंप से, जो कि एक ओपेक फूड ग्रेड प्लास्टिक ट्यूबिंग होगा। नेट पोट की आवश्यकता होती है। नेट पोट आर मेश प्लांटर दैट होल्ड हाइड्रोपोनिक प्लांट। The lattice material allow root to grow out of the side and bottom of the pot, giving greater exposure to oxygen and nutrient। जो नेट पॉट होता है वो प्लांट वो क्या करता है? हाइड्रोनिक प्लांट को मदद करता है। जो लेटिस मटेरियल होता है वो अलो करता है रूट को कि वो ग्रो करे आउटसाइड द साइड एंड बॉटम ऑफ द पॉट के, और ग्रेटर एक्सपोजर मिले ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उसको। नेट पॉट ऑल्सो प्रोवाइड सुपीरियर ड्रेनेज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्ले और प्लास्टिक पॉट। और नेट पॉट प्रोवाइड करता है सुपीरियर ड्रेनेज भी कंपेयर अगर हम इसको करें ट्रेडिशनल क्ले और प्लास्टिक पॉट से। तो बेनिफिट क्या है हाइड्रोपोनिक्स का? बाय कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट इन हाइड्रोपोनिक मेनी रिस्क फैक्टर आर रिड्यूस। जो हम कंट्रोल करते हैं एनवायरनमेंट प्लांट का हाइड्रोपोनिक में, बहुत सारे रिस्क फैक्टर को कम किया जा सकता है। प्लांट ग्रोन इन गार्डन एंड फील्ड आर इंट्रोड्यूस टू ए होस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर हेल्थ एंड ग्रोथ। फंगस इन द सॉइल कैन स्प्रेड डिजीज टू प्लांट। तो प्लांट ग्रो करते हैं गार्डन और फील्ड पे वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बहुत सारे होस्ट ऑफ वेरिएबल, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पता है उसके हेल्थ और ग्रोथ पे। और जो फंगस होता है सॉइल पे वो स्प्रेड कर जाता है डिजीज प्लांट पे। वाइल्ड लाइफ जैसे कि रैबिट वो प्लंडर कर सकते हैं राइपनिंग वेजिटेबल्स को हमारे गार्डन पे। पेस्ट लाइक लोकस्ट कैन डिसेट ऑन क्रॉप्स एंड ऑब्टेन देम इन आफ्टरनून। हाइड्रोपोनिक सिस्टम इन द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द ग्रोइंग प्लांट आउटसाइड एंड इन द अर्थ। जो पेस्ट है जैसे कि लोकस्ट हो गया वो डिसेंट कर देता है क्रॉप को, ऑब्लिटरेट कर देते हैं आफ्टरनून पे। हाइड्रोपोनिक जैसा सिस्टम जो है वो खत्म कर देता है इस टाइप के अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग प्लांट को आउटसाइड और अर्थ पे। Without the mechanical resistance of the soil, seedling can mature much faster। और जो मैकेनिकल रेजिस्टेंस सॉइल प्रोवाइड करता है उसके बिना सीडलिंग जो वो मैच्योर जल्दी से करता है। बाय एलिमिनेटिंग पेस्टिसाइड हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूस मच हेल्दियर एंड हाई क्वालिटी फ्रूट एंड वेजिटेबल विदाउट ऑब्स्टेकल। प्लांट आर फ्री टू ग्रो वाइग्रेसली एंड रैपिडली। जो हम एलिमिनेट कर देते हैं पेस्टिसाइड को, हाइड्रोपोनिक प्रोडक्ट जो काफी हेल्दियर और हाई क्वालिटी फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट होता है जो कि हटाता है ऑब्स्टेकल को, प्लांट फ्री होते हैं ग्रो करने के लिए वाइग्रेसली और रैपिडली। इसका कुछ लिमिटेशन भी है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम इज नॉट चीप। जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है वो सस्ता नहीं है। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। कॉन्स्टेंट हमको मॉनिटर करना पड़ता है इसको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर वाटर वेस्ट कैन क्रीप इन रेडर इजली। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर वेस्ट है वहां पे जल्दी से बढ़ सकते हैं। ग्रोइंग ए हाइड्रोपोनिक गार्डन डिमांड एंड एक्सपर्टाइज। ग्रो करना एक हाइड्रोपोनिक गार्डन को डिमांड करता है कि हमको उस फील्ड में एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा। प्रोडक्शन इज लिमिटेड कंपेयर टू फील्ड कंडीशन। प्रोडक्शन लिमिटेड है अगर हम कंपेयर करें तो फील्ड कंडीशन से। If a disease appear, all plant in the system will be affected। और अगर कोई disease appear करता है तो सारा plant उस system का affected होगा। Without soil to serve as a buffer, if the system fail, plant death will occur rapidly। और अगर soil नहीं होगा बफर के तौर पे काम करने के लिए तो अगर system fail करता है तो plant का death rapidly हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा विड्रॉ प्ली ऑन वाटर यूज, सेंटर टेल तेलंगाना। जो विड्रॉ प्ली था वाटर यूज के लेके सेंटर ने बताया है तेलंगाना को। द सेंटर हैज सेड दैट इट वुड कंसीडर रिफरिंग अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट द मैटर फॉर रीअलोकेशन ऑफ कृष्णा वाटर बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश either to a new tribunal or to the existing Krishna Water Dispute Tribunal 2 headed by Justice Brijesh Kumar once Telangana withdraw its petition on the issue in Supreme Court। तो जो सेंटर है उन्होंने बताया है कि वो कंसीडर करेंगे, रिफर करेंगे अंडर सेक्शन 3 जो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट का, उसके अंतर्गत जो मैटर है रीलोकेशन ऑफ कृष्णा वाटर का बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बीच में, चाहे तो न्यू ट्रिब्यूनल को व एग्जिस्टिंग कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 को, जिसको कि हेड करेंगे जस्टिस ब्रिजेश कुमार। एक बार तेलंगाना अगर विड्रॉ कर लेता है अपना पिटीशन को, जो इश्यू है इसका सुप्रीम कोर्ट में, वहां से देन तो ये पूछा जा सकता है कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट किस किस स्टेट के बीच में है और कौन कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 को हेड कर रहा है। अब इश्यू क्या है? द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज फाइल्ड ए स्पेशल लीव पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग अ डायरेक्शन टू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट नॉट टू गो अहेड कॉलिंग टेंडर्स फॉर द रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। तेलंगाना गवर्नमेंट ने फाइल किया है एक स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि डायरेक्ट किया जाए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को कि वो आगे नहीं बढ़े टेंडर के लिए रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए। The government maintained that under the provision of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, proposal for any new project on Krishna had to be first placed before Krishna River Management Board and then before the Apex Council for ratification। जो गवर्नमेंट वो मेंटेन कर रहे हैं कि जो प्रोविजन है आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का, कोई भी प्रोविजनल जो होगा न्यू प्रोजेक्ट का कृष्णा पे, वो पहले तो रखा जाएगा कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के सामने, उसके बाद एपेक्स काउंसिल के पास रेटिफिकेशन के लिए। इसके बारे में हम जानेंगे। The two states, Andhra Pradesh and Telangana, share strategies of Krishna and Godavari and other tributaries। जो दो स्टेट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वो शेयर कर रहे हैं जो स्टेटस है कृष्णा और गोदावरी का और उनके ट्रिब्यूटरीज को। दे हैव embarked on several new projects without getting clearance from the river board, central water commission and apex council comprising union water resource minister and chief minister as mandated by Andhra Pradesh Reorganization Act 2014। उन्होंने embark किया कि बहुत सारा न्यू प्रोजेक्ट जो है बिना कोई क्लियरेंस के रिवर बोर्ड, सेंट्रल वाटर कमीशन, एपेक्स काउंसिल जो कि कंप्राइज कर रहा है यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, और जो मैंडेटेड है आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का, उसके बिना ही किया गया है। कृष्णा रिवर के बारे में हम जानेंगे। इट इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ओरिजिनेट एट महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र एंड इमर्ज विद बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये ओरिजिनेट करता है महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र में, मर्ज करता है बे ऑफ बंगाल में, फ्लो करते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। तो पूछ सकता है कृष्णा रिवर किस किस स्टेट से फ्लो करता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बे ऑफ बंगाल। Together with its tributary, it form a vast basin that covers 33% of the total area of the four states। और अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ ये जो है कवर करता है वास्ट बेसिन, जो कि कवर करता है 33% टोटल एरिया का, 4 स्टेट का। डिस्प्यूट क्या है? द डिस्प्यूट weakened with the erstwhile हैदराबाद एंड मैसूर स्टेट एंड लेटर कंटिन्यूइंग बिटवीन सक्सेसर महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। जो डिस्प्यूट है वो स्टार्ट हुआ था हैदराबाद एंड मैसूर स्टेट के बीच में और बाद में ये कंटिन्यू चल गया सक्सेसर जो थे महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में। In 1969, the Krishna Water Dispute Tribunal was set up under the Interstate River Water Dispute Act 1956 and presented its report in 1973। 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को सेटअप किया गया था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंतर्गत, जिसने प्रेजेंट किया अपना रिपोर्ट को 1973 पे। द रिपोर्ट विच वाज पब्लिश इन 1976 डिवाइडेड द 2060,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ कृष्णा वाटर एट 75% डिपेंडेबिलिटी इनटू 3 पार्ट। जो रिपोर्ट था जो कि पब्लिश किया गया था 1976 में, उसने डिवाइड किया 2060 टीएमसी ऑफ कृष्णा वाटर को 75% डिपेंडेबिलिटी पे 3 पार्ट में। 560 टीएमसी महाराष्ट्र के लिए होगा, 700 टीएमसी कर्नाटका के लिए और 800 टीएमसी आंध्र प्रदेश के लिए। फिर रिवाइज ऑर्डर क्या आया? एज न्यू ग्रीवेंसेस अक्रॉस बिटवीन द स्टेट, द सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2004। जो न्यू ग्रीवेंसेस अराइज किया, इस कारण स्टेट में सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को इंस्टीट्यूट किया गया 2004 पे। इट डिलीवर इट रिपोर्ट इन 2010 विच मेड एलोकेशन ऑफ कृष्णा वाटर एट 65% डिपेंडेबिलिटी and for surplus flowing as follow: 81 TMC for Maharashtra, 177 TMC for Karnataka and 190 TMC for Andhra Pradesh। इसने डिलीवर किया अपना रिपोर्ट को 2010 में, जिसने एलोकेशन जो था कृष्णा वाटर का वो 65% कर दिया डिपेंडेबिलिटी का सरप्लस फ्लो के लिए। वो इस प्रकार से है कि 81 टीएमसी होगा महाराष्ट्र के लिए, 177 टीएमसी कर्नाटका के लिए और 190 टीएमसी आंध्र प्रदेश के लिए। After the creation of Telangana as a separate state in 2014, Andhra Pradesh is asking to include Telangana as a separate party at the Krishna Water Dispute Tribunal and that the allocation of Krishna water be reworked among 4 states instead of 3।
जो क्रिएट हुआ तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट के तौर पे 2014 में। आंध्र प्रदेश ने बोला कि इंक्लूड किया जाना चाहिए तेलंगाना को सेपरेट पार्टी के तौर पे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल पे, और जो एलोकेशन है कृष्णा वाटर का उसको रिवर्ट करके 4 स्टेट में अब करना चाहिए, ना कि 3 पे। इट हैड चैलेंज द ऑर्डर ऑफ ब्रिजेश कुमार ट्राइब्यूनल इन सुप्रीम कोर्ट, और इसने चैलेंज किया जो ऑर्डर था ब्रिजेश कुमार ट्राइब्यूनल का सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोला स्काई आइलैंड। तो हम जानेंगे सोला स्काई आइलैंड के बारे में। ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड इन द सोला स्काई आइलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट हैज सफर बिग लॉसेस ड्यू टू इन्वेजन बाय एक्सोटिक ट्रीज। तो ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड है सोला स्काई आइलैंड पे वेस्टर्न घाट के, वो सफर कर रहे हैं काफी नुकसान जो इन्वेजन हुआ है न्यू एक्सोटिक ट्रीज का, इस कारण। स्काई आइलैंड के बारे में हम जानेंगे। स्काई आइलैंड आर द टॉप ऑफ ऑल टॉल माउंटेन दैट बिकम इन्वायरमेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर इवन इफ दे आर क्लोज टुगेदर जोग्राफिकली स्पीकिंग। जो स्काई आइलैंड होते हैं वो टॉप होते हैं टॉल माउंटेन्स के, जो कि इन्वायरमेंटली आइसोलेटेड होते हैं एक दूसरे से, अगर वो क्लोज है उसके बाद भी, अगर हम जोग्राफिकली बोले तो। द वेस्टर्न घाट आर ए माउंटेन चेन इन साउथ वेस्ट इंडिया होम टू स्पेक्टेकुलर एंड यूनिक स्काई आइलैंड। जो वेस्टर्न घाट है वो माउंटेन चेन है साउथ वेस्ट इंडिया पे, जो कि होम है स्पेक्टेकुलर और यूनिक स्काई आइलैंड के। द पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट रेंजिंग बिटवीन 3000 and 8500 feet above sea level host an almost unbelievable array of microclimate looking like patches of forest floating in a sea of grassland। जो पीक है वेस्टर्न घाट का, जो कि रेंज करता है 3000 से 8500 फीट के बीच में अबव सी लेवल के, वो होस्ट करते हैं ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल एरे ऑफ माइक्रो क्लाइमेट को, जो कि लगता है पैचेस ऑफ फॉरेस्ट के जैसा, जो कि फ्लोट कर रहा है एक सी ऑफ ग्रासलैंड पे। व्हाट आर टीएमजीज? टीएमजीज है क्या? TMGs are high elevated grassland forming only 2% of all grassland in the world। TMG जो है वो हाई एलिवेटेड ग्रासलैंड है, जो कि फॉर्म करता है सिर्फ 2% ग्रासलैंड का वर्ल्ड का। Among their function is regulating the global carbon cycle and serving as a source of water to downstream community। इनका मेन फंक्शन है रेगुलेट करना ग्लोबल कार्बन साइकिल को और सर्व करना एक सोर्स के तौर पे वाटर के लिए डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज के। रिसर्चर्स से ग्रासलैंड डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन एफोर्डेड टू ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट पॉसिबली ड्यू टू लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। और रिसर्चर का मानना है कि जो ग्रासलैंड है वो बेनिफिट नहीं करता है कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन एफर्ट को, जो कि अफोर्डेड है ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट के लिए, पॉसिबली इसके लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के कारण। ट्रेजर ऑफ सोला, क्या ट्रेजर्स है सोला का, हम उसके बारे में जानेंगे। वन ऑफ द स्पेसिफिक हैबिटेट यूनिक टू द स्काई आइलैंड ऑफ द एरिया इज ए टाइप ऑफ लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी ट्रॉपिकल क्लाउड फॉरेस्ट फुल ऑफ स्टंटेड ट्रीज मिक्स विद ग्रासलैंड कॉल्ड सोला। जो एक स्पेसिफिक हैबिटेट है जो कि यूनिक है स्काई आइलैंड पे, इस एरिया के, वो इसका टाइप है लो टेम्परेचर का हाई ह्यूमिडिटी ट्रॉपिकल क्लाउड फॉरेस्ट का, जो कि भरा हुआ है स्टंटेड ट्रीज है, जो कि मिक्स है ग्रासलैंड, जिसको कि हम सोला भी कहते हैं। द सोला फॉरेस्ट ऑफ साउथ डेराइव देयर नेम फ्रॉम तमिल वर्ड सोलाई विच मीन्स अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो सोला फॉरेस्ट है साउथ का, वो डिराइव किया अपना नाम को तमिल वर्ड सोलाई से, जिसका मतलब होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लासिफाइड एज साउथर्न माउंटेन वेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। द सोला आर फाउंड इन द अपर रीचेस ऑफ नीलगिरी, अनामलाई, पालनी हिल्स, कलाकाडू, मुंडनुथराई एंड कन्याकुमारी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। क्लासिफाई किया गया है इसको साउथर्न माउंटेन वेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट के तौर पे। सोला जो है वो पाए जाते हैं अपर रीच ऑफ नीलगिरी पे, अनामलाई पे, पालनी हिल्स, कलाकाडू, मुंडनथुराई एंड कन्याकुमारी में इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु और केरला पे। These forests are found sheltered in valley with sufficient moisture and proper drainage at an altitude of more than 1500 मीटर। ये जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं जो कि शेल्टर किए हैं वैली पे, जहाँ पे सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल है, प्रॉपर ड्रेनेज है और एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1500 मीटर की एबिलिटी है। वेरियस थ्रेट टू थीम, क्या खतरा है इनको, हम उनके बारे में जानेंगे। लॉस ऑफ ग्रासलैंड ड्यू टू इनोवेटिव एक्सोटिक ट्रेड is a noble threat through the establishment and expansion of exotic trees plantation। जो लॉस हो रहा है ग्रासलैंड का इनोवेटिव एक्सोटिक ट्रीज के कारण, ये एक नोबल थ्रेट है जो कि स्टेब्लिशमेंट और एक्सपेंशन के कारण हो रहा है एक्सोटिक ट्री प्लांटेशन के। दिस एक्सोटिक ट्रीज इंक्लूड्स एकेकियास, पाइन, इक्वेलेप्टस, श्रिंकिंग द रेंजिंग साइज ऑफ इंडेमिक स्पीशीज इंक्लूडिंग प्लांट, बर्ड्स, एम्फीबियन एंड मैमल्स। ये जो एक्सोटिक ट्रीज है जिसमें कि आपका एकेसियास, पाइन्स, यूकैलिप्टस आता है, ये श्रिंक कर रहा है रेंज और साइजेस एंडेमिक स्पीशीज का, जिसमें प्लांट, बर्ड्स, एम्फीबियन, मैमल्स भी आते हैं। इन द वेस्टर्न घाट 23% ऑफ माउंटेन ग्रासलैंड वे रिपोर्टेडली कन्वर्टेड इनटू इन्वेसिव एक्सोटिक ट्रीज कवर ओवर अ पीरियड ऑफ 44 ईयर्स। और वेस्टर्न घाट में 23% जो माउंटेन ग्रासलैंड है वो रिपोर्ट किया गया कि वो कन्वर्ट हुए हैं इन्वेसिव एक्सोटिक ट्रीज पे, जो कि कवर किया ओवर अ पीरियड ऑफ 44 ईयर्स पे। अटेम्प्ट टू मैनेज इन्वेसिव एक्सोटिक ट्रीज इन माउंटेन ग्रासलैंड इनकॉर्पोरेटेड अप्रोचेज दैट इंक्लूड प्रिवेंशन एंड मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। जो अटेम्प्ट है मैनेज करने के लिए इन्वेसिव एक्सोटिक ट्रीज को माउंटेन ग्रासलैंड पे, उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है जो अप्रोचेस है, जैसे कि प्रिवेंशन और मैकेनिकल, केमिकल व बायोलॉजिकल कंट्रोल।
for invasive species such as Acacia marnici that grow rapidly and disperse seed widely. Removing mature seed is often ineffective. जैसे कि जो इन्वेसिव स्पीसीज है आपका एकेशिया मार्निसिस जो कि बहुत जल्दी ग्रो करता है, डिस्पर्स करता है अपने सीड को, उसका रिमूव करना मैच्योर ट्रीज को, ये सिर्फ इफेक्टिव नहीं हो सकता है। चेन G5 प्रोब, इसके बारे में हम पहले भी डिटेल्स में जान चुके हैं, फिर से जानेंगे। चेन G5 प्रोब, Chinese spacecraft carrying rock and soil from the moon has begun its journey back to Earth, putting China on course to become first country to successfully retrieve lunar sample since 1970। चाइना के स्पेसक्राफ्ट जो कि कैरी कर रहा है रॉक और सॉइल को मून से, उसने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया है अर्थ के लिए। पुटिंग चाइना को वो पहला कंट्री बना देगा सक्सेसफुली जो रिट्राइव कर रहा है लूनर सैंपल को 1970 के बाद। A successful landing in Inner Mongolia would make China only third country to have retrieved lunar sample after the United States and Soviet Union। और जब ये सक्सेसफुली लैंड कर जाएगा तो इनर मंगोलिया जो है इनर मंगोलिया पे चाइना तीसरा कंट्री बन जाएगा जिसने रिट्राइव करा है लूनर सैंपल को यूएस और सोवियत यूनियन के बाद। जो प्लान है कलेक्ट करने का 2 kg सैंपल्स, ऑल्दो ये डिस्क्लोज नहीं किया गया कि उसने एक्चुअल कितना सैंपल लाया है। बैकग्राउंड क्या है? द चेन G5 was launched on November 24 and the lander vehicle touched down on moon on December 1st। The mission was expected to take around 23 days in total। जो चेन G5 था उसको लॉन्च किया गया था नवंबर 24 को और वो जो था लैंड किया था, टच किया था मून को दिसंबर 1 में। ये जो मिशन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 23 डेज लेगा टोटल। ऑब्जेक्टिव जो है मिशन का को वापस लाना है लूनर रॉक को, जो कि पहला अटेम्प्ट है किसी भी नेशन के द्वारा रिट्रीव करना सैंपल को मून से 4 डिकेड के बीच में। अबाउट चेन G5 प्रोब, हम जानेंगे चेन G5 प्रोब के बारे में। इट इज एन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट बाय चाइना। द प्रोब इज नेम्ड आफ्टर द मिथिकल चाइनीज मून गॉडेस। ये एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है चाइना का। ये जो प्रोब है उसका नाम मिथिकल चाइनीज मून गॉडेस के नाम पर रखा गया है। द रॉकेट कंप्राइज ऑफ 4 पार्ट, ऑर्बिटर, रिटर्नर, असेंडर और लैंडर। जो रॉकेट है उसका 4 पार्ट है, ऑर्बिटर, रिटर्नर, असेंडर और लैंडर। द चेन G5 मिशन इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 4 फर्स्ट इन चाइना स्पेस हिस्ट्री। और जो चेन G5 मिशन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कोई रियलाइज करेगा फॉर फर्स्ट इन चाइना स्पेस हिस्ट्री में। द फर्स्ट टाइम फॉर अ प्रोब टू टेक ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। ये पहला बार होगा कोई प्रोब का जो कि टेक ऑफ करेगा सरफेस ऑफ मून से। पहला बार होगा कि ऑटोमेटिकली सैंपल जो है लूनर सरफेस से लेगा। तो पहला बार होगा जो कि कंडक्ट कर रहा है अनमैन रीजेंडवर्स और डॉकिंग इन लूनर ऑर्बिट को। और ये पहली बार होगा कि ये रिटर्न करेगा अर्थ पे लूनर सॉइल सैंपल को लेकर एस्केप वेलोसिटी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिरिस्टिका स्वैम ट्री फ्रॉग। तो हम जानेंगे मिरिस्टिका स्वैम ट्री फ्रॉग के बारे में। दिस रेयर एबोरियल स्पीशीज मेरकुराना मिरिस्टिका पेलुस्ट्रिस इज इंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। ये जो रेयर एबोरियल स्पीशीज है मेरकुराना मिरिस्टिक पेलुस्ट्रिस, ये इंडेमिक है वेस्टर्न घाट में। तो पूछ सकता है कि मिरिस्टिका स्वैम ट्री फ्रॉग कैटेगरी में इंडेमिक कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में। इट वॉज फर्स्ट स्पॉटेड इन मिरिस्टिका स्वैम्स ऑफ अरिप्पा नियर दी कुलाच पूजा रिजर्वोयर फॉरेस्ट इन वेस्टर्न फुटहिल ऑफ अगस्त्यमलाई। इसको पहली बार स्पॉट किया गया था मिरिस्टिका स्वैम्स ऑफ अरिप्पा पे जो कि नियर है कुलाच पूजा रिजर्व फॉरेस्ट के वेस्टर्न फुटहिल्स में अगस्त्यमलाई के। द करेंट स्पीसीज हैज बीन अडॉप्टेड टू ए नॉन मिरिस्टिका स्वैम्प प्रीडोमिनेंट विद द प्लांट ऑफ पोलियालिथिया फ्रेग्रेंस। ये जो करेंट स्पीसीज है वो अडेप्टेड है नॉन मिरिस्टिका स्वैम्प जो कि प्रीडोमिनेंट कर रहा प्लांट पोलियालिथिया फ्रेग्रेंस को। It was now spotted north of the Chencotta Gap in Vantal Reserve Forest in Kerala, Thrissur district। इसको अब स्पॉट किया गया है नॉर्थ में सेनकोटा गैप में वांचल रिजर्व फॉरेस्ट के पास केरला के थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में। दिस फ्रॉग आर रेयर एंड इल्यूसिव फॉर द रीजन। दे आर एबोरियल एंड एक्टिव ओनली फॉर फ्यू वीक ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ये जो फ्रॉग है वो काफी रेयर है, इल्यूसिव है इसी रीजन के कारण, क्योंकि ये एर्बोरियल और एक्टिव होते हैं सिर्फ कुछ वीक के लिए ही जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। तो आप देख सकते हैं इस फ्रॉग को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लैंसेट सिटीजन कमीशन ऑन री इमेजिंग इंडिया हेल्थ सिस्टम। हम जानेंगे जो लैंसेट सिटीजन कमीशन था री इमेजिंग इंडिया हेल्थ सिस्टम के बारे में। It is a cross-sector initiative to develop a citizen roadmap to achieving universal health coverage in India over a period of 10 years। ये क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव है जो कि डेवलप करा है एक सिटीजन का रोड मैप जो उन्होंने अचीव किया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इंडिया पे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर पे। इट वाज लॉन्च रिसेंटली, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पार्टिसिपेटरी कंट्री वाइड इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड लीडिंग हेल्थ जर्नल द लैंसेट एंड द लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये पहला इस काइंड का पार्टिसिपेटरी कंट्री वाइड इनिशिएटिव है जो कि कोलैबोरेशन में वर्ल्ड के लीडिंग हेल्थ जर्नल लैंसेट, लक्ष्मी मित्तल और फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया गया है। द मिशन ऑफ द कमीशन इज टू ले आउट द पाथ
to achieving universal health coverage in India in the coming decade, working with all stakeholder। जो मिशन जो कि कमीशन किया गया है उसका मकसद है कि वो पाथ तैयार करे ताकि अचीव किया जा सके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इंडिया पे आने वाले डिकेड पे वर्क करते हुए इसके सारे स्टेक होल्डर के साथ। द कमीशन विल बी गाइडेड बाय 4 प्रिंसिपल। फर्स्ट, यूएससी कवर ऑल हेल्थ कंसर्न। सेकेंडली, प्रिवेंशन एंड लॉन्ग टर्म केयर आर की। Thirdly, the concern is financial protection for all health costs. और finally, aspiring for a health system that can be accessed by all who enjoy the same quality। जो कमीशन उसको गाइड किया गया 4 प्रिंसिपल है। पहला जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो कवर करेगा सारे हेल्थ कंसर्न को। दूसरा बता रहा है कि प्रिवेंशन किया जाएगा, लॉन्ग टर्म केयर दिया जाएगा। तीसरा बोल रहा है कॉन्सर्न जो है वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी होगा सारे हेल्थ कॉस्ट का। और चौथा बता रहा है ये एस्पायर कर रहा है कि एक हेल्थ सिस्टम होगा जो कि एक्सेस किया जाएगा सबके द्वारा जो एंजॉय करेंगे सेम क्वालिटी ऑफ हेल्थ को। हमारा इसके बाद टॉपिक है एमनेस्टी स्कीम। तो हम जानेंगे एमनेस्टी स्कीम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज केम आउट विद एन एडवाइजरी ऑन ए वन टाइम वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम एंड एमनेस्टी स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने आया एक एडवाइजरी वन टाइम वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम के साथ जिसको कि उन्होंने एमनेस्टी स्कीम कहा है। This scheme allow owner of exotic live species that have been acquired illegally or without document to declare their stock that government between June and December 2020। ये जो स्कीम है वो अलो करता है ओनर ऑफ एक्जोटिक लाइफ स्पीसीज को जिन्होंने एक्वायर किया है इलीगली व बिना किसी डॉक्यूमेंट के कि वो डिक्लेयर करे अपने स्टॉक को गवर्नमेंट को बिटवीन जून एंड दिसंबर 2020 के बीच का। इट हैज डिफाइंड एक्जोटिक लाइफ स्पीसीज एज एनिमल नेम अंडर द अपेंडिक्स 1, 2 and 3 ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटर स्टेट ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसने डिफाइन किया है एक्जोटिक लाइफ स्पीसीज को एनिमल जो कि मेंशन है अपेंडिक्स 1, 2 या 3 पे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के। इट डज नॉट इंक्लूड स्पीसीज फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो दी एडवाइजरी एक्सक्लूड एक्जोटिक बर्ड। ये जो है नहीं इंक्लूड करता स्पीसीज को शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। इस कारण ये एडवाइजरी एक्सक्लूड करता है एक्जोटिक बर्ड को। द डिस्कवरी हैज टू बी डन ऑनलाइन थ्रू MOEFCC परिवेश पोर्टल। ये जो डिस्क्लोजर है वो किया जा रहा है ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा परिवेश पोर्टल की मदद से। इन इज करेंट फॉर्म द एमनेस्टी स्कीम इज जस्ट एन एडवाइजरी नॉट ए लॉ। और करेंट फॉर्म में जो एमनेस्टी स्कीम है वो सिर्फ एक एडवाइजरी है ना कि कोई लॉ है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.